मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे आज पुनः आप सबके मध्य थर्ड ईयर बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स TY बीकॉम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ 2018 की, जिसका सारा क्रेडिट जाता है प्रियंका धीवर जी को। प्रियंका इज़ वेरी नाइस स्टूडेंट। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने बार बार क्वेश्चन पेपर दिया मुझे और एकदम A1 क्वालिटी HD क्वालिटी में वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आप लोग इसको लीजिए, पढ़िए, टेक्स्ट बुक ओपन करिए और टिक करते जाइए। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। PDF किसी को सेंड नहीं कर पाऊँ क्योंकि 2 लाख स्टूडेंट मेरे पास है, सबको 1 to 1 नहीं दे सकता। किसी एक के साथ मैं ऐसा कर नहीं सकता कि किसी एक को दूँ, किसी ना दूसरे को ना दूँ। तो चलिए सीधे प्रश्न पत्र पे आते हैं। COM 221 आपका कोड है, COM 221 उसके क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ कर रहे हैं। आपका अगर कोई डाउट है क्वेश्चन, पहले पूरा वीडियो पढ़िए, देखिएगा, समय निकाल कर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग वाईफाई में हाई स्पीड में डाउनलोड कर लीजिए, बाद में पॉज करके देखिए। सबसे पहले चलिए डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, 5 एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। ये मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है क्वेश्चन पेपर। अंक एक क्षणाच्या 5 फायदा विवेचन करा। 5 फायद्याचे जे आहे अफरातफर, फ्रॉड, जो फ्रॉड करते हैं 420, उसका मतलब क्या है? अफरा तफरीचे प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रॉड लिखिए, बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 ABC, योग्यता अंक एक क्षण, मतलब प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, और खास। योग्यता और खास में अंतर आपको लिखना है। माहिती यहाँ दिया गया है ब्रीफ, लेकिन आप अंतर भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के अगले पार्ट में चलते हैं। इंटरनल चेक सिस्टम, चूँकि चैप्टर ही ऑडिटिंग का है इसलिए चेकिंग सिस्टम, ऑडिटिंग सिस्टम, इसी पर प्रश्न बनेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अंतर्गत तपासणी पद्धतीचे 5 फायदे, क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो लिख दीजिए। खास रोजकिर्दीमधील एंट्रीज इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है। इसके 2 टाइप्स आपको लिखने हैं। वाउचिंग ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ जर्नल, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन 2 टाइप्स आपको एक्झामिनर को बताने हैं। खास रोजकिर्दीमधील कोणत्याही 2 प्रकारच्या नोंदीचे प्रमाणन कसे केले जाते स्पष्ट करा। चलो क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। संस्थेच्या मालमत्तेच्या सत्यापन करताना, मतलब व्हेरिफिकेशन ऑफ असेट करते समय हिशोब तपासणीसाठी कोणकोणत्या गोष्टी प्रमाणित करण्यास, कौन कौन सी चीज़ आवश्यक है चेक करना, अगर आप असेट का ऑडिटिंग कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। सत्यापन व मूल्यांकन यातील फरक, ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन में अंतर। ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, इन सब में अंतर होता है, उसको आप लोग करो। डिस्कस द स्टेटस ऑफ कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर के बहुत सारे क्या होते हैं स्थान, कंपनीच्या अंकेक्षकाचे स्थान, उसको स्पष्ट करिए, लिखिए उनके बारे में। कम से कम 1 पेज तो लिखो ही लिखो, 1.5 पेज जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्ट आ गया तो भले 1.5 पेज चले जाओ। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में क्या अंतर है? देखो भाई, चेक और ऑडिट दोनों अलग अलग चीज़ होती है, तो दोनों के बारे में आपको लिखना है। ये पढ़ लो, बुक में दिया हुआ है, इट्स वेरी ईजी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आगे आते हैं। विच पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल वाउचिंग द कैश, रोकड पुस्तकाच्या अदागी बाजूस नोंदलेल्या रोकड खरेदीचे प्रमाणन करताना कोणते मुद्दे विचारात घ्यावेत? विच पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल वॉचिंग द कैश परचेज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। के क्रेडिट साइड में अगर है तो उसको किधर से आप लोगे, कौन से साइड में आप उसको सेट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, परिव्यय लेखांकनाची 5 उद्दिष्टे, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव आप लिखो, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के 5 नंबर का क्वेश्चन है। आर्थिक लेखे व परिव्यय लेखे, मतलब डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों लिखो। 5 मुद्दे स्पष्ट करो, 5 मार्क मिल जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा 5 से ज़्यादा स्पष्ट करो। आप घर से पढ़कर जाइए 7-8 कंसेप्ट। परिव्यय केंद्र यांचे अर्थ उद्देश्य, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का क्या मीनिंग होता है वो बताओ। हर एक कंपनी के कॉस्ट सेंटर अलग अलग होता है, हर डिपार्टमेंट हर चीज़ का। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री आणि अप्रत्यक्ष सामग्री कोणती आहे ते संकल्पना स्पष्ट करून घ्या। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले देखिए। HD में है, ये HD क्वालिटी है, इसको आप लोग वीडियो डाउनलोड करो, पढ़ो। इसमें क्या पूछा है? प्रत्येक नगाची विक्री किंमत काढ़ा, प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनाना है, और लास्ट में कंपनी वांट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, कैलकुलेटेड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप वीडियो ध्यान से देखते रहें, ऐसा ना हो कि वीडियो साइड में ओपन करके रखते हैं। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्वेश्चन एक ही आएगा, ऐसा जो है ना, 1 या मैक्स 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको
मैनुअल कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका अकाउंटिंग ये ऑडिटिंग का चैप्टर है। आगे आते हैं डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट और इनडायरेक्ट। 100% डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आएगा, चाहे वो बेनिफिट पूछे और चाहे ड्रॉबैक। यहाँ दोष पूछा है, यहाँ फ़ायदे पूछा है। ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंडियन इन्कम टॅक्स, भारतीय आयकर कायद्याची उद्दिष्टे कोणती आहेत ते स्पष्ट करा। आणि एनी टू कॅनन्स ऑफ टॅक्सेशन, कोई करारांच्या कोणत्याही दोन कसोटी, कोई दो कसोटी, कोई दो कैनन्स आप लिख दीजिए। अगला है भांडवली खर्च व महसूली खर्च, इसमें फ़र्क, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च दिखाई। ये था आपका कॉम 221। अब हम बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न पत्र की तरफ। ठीक है, ये कब का है? 2018 का। सेम क्वेश्चन पेपर, स्पेशल ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट, इंटरनल चेक सिस्टम, एक्सटर्नल चेक सिस्टम, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, कंपनी ऑडिटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन पेपर है। उद्दिष्ट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका टाइप भी आ सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। अब आते हैं कॉम 220, मैंने 2 बार भेज दिया। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोगों के पास और क्वेश्चन पेपर हैं तो आप मुझे सेंड करो। मेरा ईमेल आईडी ब्रजेश पांडे 99 दैट इज़ brajeshpande99@gmail.com भेज दीजिए। मैं वीडियो बना दूंगा और आपका रेफरेंस भी नाम का दूंगा, क्योंकि आप मेहनत करके मुझे भेजेंगे। मराठी इंग्लिश मीडियम के। चलिए, पर्यावरणाशी संबंधित काही महत्त्वाची बाबी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। जो आप EVS का एग्ज़ाम देकर के आते हो सेम चीज़ें यहाँ लिखनी होती हैं, वही लिख दो। EVS के ही सारे आंसर हैं। फिर भी EVS से फिर लेंगे। लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में स्पष्ट करो। कुछ लिखो, स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, जैसे कार्बन गिविंग, कार्बन प्रोड्यूसिंग, या फिर कार्बन जनरेटिंग कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल पर लिया जाता है। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन दे रही है? भारत का भी उसमें नंबर ठीक ठाक है। पर्यावरणावर परिणाम करणारे सांस्कृतिक आणि मानवनिर्मित घटक कोणता है? इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाले कल्चरल और मैनमेड थिंग्स कौन सी हैं वो देखो। ये तो यार पूरा सब्जेक्ट जो है EVS पढ़ लो, बस क्लियर है। अगर आपने EVS सेकेंड ईयर में पढ़ा है तो क्वेश्चन पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 5 फैक्टर लिखो। आर्थिक पर्यावरणाचे कोणतेही 5 घटक स्पष्ट करा। इकनॉमिक प्लानिंग, अब आ जाओ इकनॉमिक्स में आ जाओ। इकनॉमिक प्लानिंग की नीड क्यों है? आवश्यकता काय आहे? कुठली आवश्यकता? आर्थिक नियोजनाची, ते लिहा। नियोजन काळात संस्थात्मक सुधारणा करण्याबरोबरच शेती विकासासाठी कोणती योजना करण्यात? कुल मिलाकर के नियोजन करते समय खेत के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? व्हाट आर द एफर्ट्स टू बी टेकन टू डेवलप द एग्रीकल्चर अलॉन्ग विथ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट? 2 चीज़ यहाँ ध्यान रखना, एग्रीकल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड के समय। ये 2 चीज़ आपको याद है। 3 चीज़ें याद रख लो, बुक में दी हुई है। फॉरेस्ट के एडवांटेज क्या क्या है? जंगल की दवाई मिलती है, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, हाँ, हवा मिलती है, वर्षा होती है, और भी अपने मन से लिखो। ऊर्जा साधन सामग्री क्या समस्या, एनर्जी रिसोर्स की प्रॉब्लम्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, उसके बारे में लिखो। अच्छा, इसी वीडियो के मैं लिंक में ना आपको और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस TY BCom से रिलेटेड मैं वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना, आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएगी। अगर बुक लास्ट में नहीं पढ़ पाते तो भी हेल्प मिलेगी। कौटुंबिक धारणा क्षेत्र, फैमिली होल्डिंग्स, पर्याप्त धारणा क्षेत्र, इकोनॉमिक होल्डिंग, आर्थिक धारणा क्षेत्र आणि ऑप्टिमम होल्डिंग यानी पर्याप्त धारणा क्षेत्र, इसकी संकल्पना क्या है स्पष्ट कर। देख रहे बुक में कैसे कर दिया है? कौटुंबिक का फैमिली, पर्याप्त का लास्ट में कर दिया ऑप्टिमम, और आर्थिक का इधर कर दिया। लघु उद्योग के समर्थन स्पष्ट करा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जस्टिफिक क्यों जरूरी है? क्योंकि छोटे लोग हैं जिनके पास कम पैसे हैं, उनके लिए ये आवश्यक होता है। अब जरूरी थोड़ी हर आदमी करोड़पति होगा। तीसरा क्वेश्चन, नियोजन काळातील इंडस्ट्रियलायझेशन ड्यूरिंग प्लानिंग पिरियड, इंडस्ट्रियलायझेशन की क्या आवश्यकता है? रिव्यू ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग प्लानिंग पिरियड, नियोजन काळातील औद्योगिकीकरणाचा आढावा घ्या, वो बताओ। कापड़ उद्योगाची समस्या, हर इंडस्ट्री में समस्या रहती है, हर इंडस्ट्री में अच्छाई रहती है, तो यहाँ कॉटन इंडस्ट्री की समस्या पूछ रहा है, वो लिख दो आप लोग। कॉम 220। अगला है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम मैं आपको बताया, इसमें पर्वतों को तोड़ना पड़ता है, नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, लोग कम मिलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, पेट्रोकेमिकल उद्योगाचे महत्व, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स बताओ।
अगला है 1956 में औद्योगिक धोरण ठहराव क्या था, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 में, लिखो कम से कम 7-8 पॉइंट। 1991 में मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मेन फीचर्स क्या है वो लिखो। 1991च्या औद्योगिक धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगा। भारतातील दूरसंचार व्यवस्था क्या है ये लिखा, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें आप जियो का भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन सब लोग जियो मत लिखना। कुछ लोग BSNL से शुरुआत कैसे हुई, कैसे भारत क्षेत्र में कम्युनिकेशन कैसे आगे बढ़ा, वो सब लिखो आप। परकी फॉरेन कॅपिटल के टाइप्स लिखो, परकी भांडवलाचे प्रकार स्पष्ट करा। संकोचात्मक पत नियंत्रण धोरणाचे दुष्परिणाम, मतलब रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का असर क्या हुआ, बुरा असर क्या हुआ भारत देश की अर्थव्यवस्था पर, एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, हो सकता है डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन भी पूछा जा सकता है इस बार क्वेश्चन में। परकीय भांडवला संबंधी धोरण स्पष्ट करा, मतलब रिगार्डिंग फॉरेन कैपिटल। एक्सप्लेन द फॉरेन कैपिटल 100% 2 क्वेश्चन आएंगे। फॉरेन कैपिटल देखो यहाँ भी आया, पॉलिसी भी पूछा है और टाइप्स भी पूछा है, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपका कॉम 220 कंप्लीट हुआ, जो 2017 का पेपर था। अगले पेपर पर चलते हैं। थैंक्स प्रियंका। वाह, कॉम 220 का 2018 का पेपर भी आ गया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणातील सांस्कृतिक आणि मानव निर्मित, सेम चीज़, कल्चरल और मैन मेड फैक्टर्स इन्वायरमेंट में कौन कौन से हैं, कभी ये पूछता है जैसे इसको पूछे, कभी पूछता है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं वो बताओ। तो आपको दोनों पढ़ कर जाना है। मिश्र अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है ते लिहा, मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ते लिहा, स्पष्ट करा। आर्थिक नियोजनाची 100% आएगा इकोनॉमिक प्लानिंग, याद रखना इस बार। आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता स्पष्ट करा, नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अगला है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, खनिज रिसोर्स, वो सबका एग्जाम में आता ही आता है। जल साधन सामग्रीचे महत्व स्पष्ट, महत्व आणि उपयोग पण स्पष्ट करा। ऊर्जा साधन सामग्रीच्या समस्या सांगा। एनर्जी रिसोर्स की प्रॉब्लम्स क्या, एनर्जी रिसोर्स पर 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100% देख लेना, पढ़ कर जाना। फायदा नुकसान कहाँ से आता है, कैसे आता है। अगला है मित्रों, इतना आसानी से नहीं क्वेश्चन पेपर सेट होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। टाइम करता हूँ, साल भर अध्ययन करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तब जाकर के पेपर सेट होता है। आप लोग हल्के मत लेना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और दूसरों फॉरवर्ड अवश्य करना, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ फार्म एंड प्रोडक्टिविटी। भाई, जितना साइज बढ़ेगी फार्म की उतनी प्रोडक्टिविटी, लेकिन अगला क्वेश्चन, जितना ज़्यादा खेती रहेगी उतना आप कम ध्यान दे पाएंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी भी तो कम होगी। शेताचा आकार व उत्पादकताच्या यांच्या व्यस्त संबंध स्पष्ट करा। आपको जो समझता है, जो अच्छाई जो बुक में दिया है वो लिखिए। आगे है पीक रचना किंवा पीक पद्धतीवर परिणाम, इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग पैटर्न पर फैक्टर्स, इसको लिखने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आगे आइए, स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळची भारतातील औद्योगिक रचना सांगा। जब इंडिया स्वतंत्रता पा रहे थे 1947 में हम लोग, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उस समय इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भारत का क्या था और कैसे इसको आगे बढ़ाया गया वो भी लिख देना। प्रॉब्लम ऑफ पेपर इंडस्ट्री लिखो, कागज उद्योग की समस्या लिखो, लिख के बताओ 5 मार्क के लिए, एक पेपर कम से कम, एक पेज। डिस्कस डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो एविएशन इंडस्ट्री है एरोप्लेन्स की, भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या विकास व समस्या, विकास किया गया, विकास में समस्या क्या क्या आई वो भी लिखो। क्वेश्चन 3, भारताच्या वित्तीय धोरणाचे मुख्य उद्देश्य क्या हो, इंडियंस की फिजिकल पॉलिसी की मेन ऑब्जेक्टिव लिख कर जाना। फिजिकल पॉलिसी पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार, मिनिमम में 1 क्वेश्चन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट पढ़कर के जाइए। सरकारच्या करविषयक धोरणाचे परिणाम काय आहे हे लिहून द्या। परकीय व्यापारासंबंधी फॉरेन ट्रेड के ऊपर 2 क्वेश्चन आएगा, आपको इफेक्ट लिखना है, एडवर्स इफेक्ट, विरोधी इफेक्ट, अयोग्य परिणाम क्या हुआ परकीय व्यवसाय संबंधी धोरणामुळे, ते लिहून घ्या। आणि 1976च्या भारतातील लोकसंख्याविषयी धोरणाची माहिती लिख। पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन जो 1976 में बनी, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं वो लिखें। 2011 में भी एक आंकड़ा आया था पॉपुलेशन। कारखाने कायदेनुसार वेतन व बोनस या संकल्पना, अरे भाई फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वेज और बोनस कैसे देना जाना चाहिए, क्या नियम है, एक पेज में लिखना, अच्छे से पढ़ के जाना, नहीं इतना ही लिख पाओगे, ये बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द मेजर सजेस्टेड इन 9th 5-year प्लान्स 97 to 2000। इस बार बदल सकता है, इस बार लास्ट ईयर का आ सकता है, लास्ट के लास्ट ईयर का पहले का सकता है, मतलब 9व्या पंचवार्षिक पूछा है ना, हो सकता है बाद वाली पंचवार्षिक योजना पहुँच ली है, तो आपको लिखना पड़ेगा। काही ठळक मुद्दे विवेचन करा। आणि पुढचा आहे जे पर्यावरणाच्या आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम, भाई सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट,
इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर? सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देश का अच्छा होगा। उसके बारे में लिखिए। अगला क्वेश्चन है मानवी साधन सामग्रीचा गुणात्मक विकास स्पष्ट करा, म्हणजे डिस्कस द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटेटिव, कैसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे लोगों को समझाया जा रहा है, कैसे लोगों के अंदर नए नए अपग्रेड्स कराए जा रहे हैं, कई चीज़ें बताई जा रही हैं। चौथी पंचवर्षीय की योजना अयशस्वी ठहरण्यास कारणीभूत। 4th 5 ईयर प्लान जो हो गया सक्सेस नहीं कर पाया, फेल हो गया, लाइक ऑफ सक्सेस। क्यों, क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए, वो लिखो। अगला है लेबर पॉलिसी। लेबर पॉलिसी पर एक क्वेश्चन 100% आएगा। सर्वविषयक धोरण स्पष्ट करा। कॉम 220 हो गया, कॉम 221 हो गया, कॉम 220 हो गया। अब कॉम 209, इसमें 2017 का पेपर है, 2016 का है। वेरी गुड 3 साल का पेपर मिल रहा है भाई। फिर कॉम 222, तो 2 सब्जेक्ट और बचा हुआ है। चलिए सबसे पहले 2016 से शुरू करते हैं, कॉम 209 का, और धीरे धीरे 17-18 पर भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉम 209 सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं। ब्याजा सहित खरीदी बिक्री व ब्याज रहित खरीदी वहाँ पर चर्चा करा। इसका मैं मेन इंपॉर्टेंस तीनों ईयर के पेपर पढ़ने के बाद बताऊँगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको नोटबुक में नोट करिए। ब्याज सहित मतलब डिस्कस परचेज एंड सेल एट कम इंटरेस्ट एंड परचेज एट एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट जरूर करो। खरीदी बिक्री व ब्याज रहित खरीदी चर्चा करो, मतलब 5 मार्क में लिख के दो। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको आप लोग देख करके वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन आने ही हैं इसमें से। क्या है, गुंतवणुकीची खरेदी किंमत व ब्याज काढा, और यहाँ व्याजाची तारीख इतकी आहे। तो क्या ढूंढना है यहाँ ढूंढना है गुंतवणूक खाते तैयार करो, और यहाँ इन्वेस्टमेंट परचेज एंड इंटरेस्ट मतलब खरीदी कीमत व ब्याज काढ़ा। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो, और जितने और भी बुक में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन वो लिख। आगे है भाड़े खरीद, 5 फीचर्स ऑफ हायर एंड परचेज सिस्टम को लिखना है। भाड़े खरेदी पद्धतीच्या कोणतेही 5 वैशिष्ट्य सांगा, ये लिख लो। इंपॉर्टेंट अभी नहीं दे रहा हूँ, अभी केवल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, इसको पढ़ कर रखिए। चांसेस है कि 50 से 60% क्वेश्चन आए। इसमें क्या ढूंढना है, रोज क्रेडिट खालील नोंदी करा, क्यों नोंदी करके आपको रख देना है, और कुछ करना नहीं, ठीक है। जर्नल एंट्री पास कर दो इनकी, बस। आगे आओ क्वेश्चन 2 में। हफ्ते बंद पद्धतीने खरीदी केल्यास खरीददारास कोणते फायदे, मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम टू बायर अगर कर देंगे तो उसके 5 एडवांटेज लिखो। थोड़े पैसे में ज़्यादा फ़ायदा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, साथ सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कंप्राइज द हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इस पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे कम से कम 2 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। फिर भी मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। व्याजाचा तख्ता तैयार करूँ, यंत्राची मूळ रोख किंमत का, इसका आपको क्या पता करना है, कैश प्राइस पता करना है इस क्वेश्चन का। ये कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है, पेज नंबर 84 पर है, किसी ने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर पेज 115 पे आओ। डेबिट साइड ऑफ डेअरी अकाउंट में क्या क्या आइटम्स रखा जाता है वो लिखो। दुग्धालय खात्याच्या नावे बाजू डेअरी अकाउंट डेबिट साइड में नावे बाजूस प्रामुख्याने कोणत्या घटकांचा समावेश होतो। अगला क्वेश्चन है, भाई अकाउंट्स है ना, दुग्धालय डेयरी अकाउंट तैयार करो इसका। इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डेयरी अकाउंट, इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। कभी कभी क्या 1-2 रुपये इधर उधर होता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो आपके दिमाग से सही लगता है उसको लिख दीजिए। मत्स्य पालन में डेबिट साइड में क्या क्या रखते हैं, डेयरी साइड में, मत्स्य पालन में कहाँ डेबिट में क्रेडिट में क्या रखते हैं, इसको ऑलवेज याद रखना। ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट साइड पूछा जाता है, 5 आइटम्स पूछते हैं लोग 5 नंबर के लिए। अगला है कुक्कुट पालन का एक खाता तैयार करना है आपको। पोल्ट्री अकाउंट बनाना है, यहाँ डायरेक्ट ये कर देना, डेबिट क्रेडिट बना करके दोनों साइड को बैलेंस शीट तैयार कर देना, उनको बैलेंस कर देना। अब क्या है, फार्म अकाउंटिंग मतलब क्रेडिट उद्योग में रोकड़ वहित जमा बाजू समाविष्ट होने 5 घटक। इसमें भी देखो क्रेडिट साइड में पूछ लिया, तो कभी क्रेडिट भी पूछेगा, कभी साइड, जितने टाइप की अकाउंटिंग है ना पढ़ लेना आप लोग। इसमें क्या, पशुपालन खाते तैयार करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर अ कैटल अकाउंट फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन। अगला टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये जरूर लिखो, शेयर कैपिटल क्या है। प्रमंडलाचा भाग भांडवलाचे प्रकार लिहा, वो जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिमूर्ति कंपनीचा रोज क्रेडिट खाली नोंदित करा, मतलब इसमें क्या करना है आपको, बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री पास करनी है, डिटेल्स दी हुई हैं ऐसे। ये जान लो जर्नल एंट्री पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और फार्म अकाउंट इन सब पे। भाग जप्तीची, फक्त भाग जप्तीची नोंद करा, मतलब ओनली फॉर फीचर शेयर्स के बारे में जर्नल एंट्री पास करिए, डिटेल्स दी हुई हैं।
व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में आता ही आता है, कभी मरीन इंश्योरेंस, कभी ये इंश्योरेंस, कभी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. विमा म्हणजे काय ते सांगून विम्याचे कोणतेही 3 प्रकार लिहा. 5 प्रकार भी लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा. आगे बढ़ते हैं. दी हुई माहिती के अनुसार बीमे खाते तैयार करो. बीमा के ऊपर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको. क्या क्या क्लेम पेड इतना 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 इतना. फॉर्म द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू भारत फायर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट फॉर इतना एंडेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू भारत कंपनी. प्रिपेयर फायर इन्शुरन्स अकाउंट. प्रिपेयर फायर इन्शुरन्स अकाउंट. आगे है बँकेच्या व्यवहारासाठी ठेवली जाणारी आवश्यक पुस्तकाची यादी लिहा. गिव द लिस्ट ऑफ एसेंशियल बुक रिक्वायर्ड फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए. भाई आप कल कैशियर बनने जाओगे, कल बैंक में जाओगे, तो ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए. 2006 का पेपर हो गया, चलते हैं 2016 का था, 2017 के पेपर चलते हैं 2018. वीडियो ध्यान से पढ़ना, डाउनलोड करके पॉज करके देखिए. मैं थोड़ा तेजी में चलूँगा. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए. गुंतवणूक खाते कैसा तैयार करना, उसके बारे में थोड़ा लिख करके ऐसा डेमो दे देना नीचे बना करके चार्ट. आगे आपको लिखना ब्याज सहित प्रतिभूतीची खरेदी म्हणजे काय. सिक्योरिटी विथ कम इंटरेस्ट क्या है. परचेज ऑफ सिक्योरिटी उसको लिख दो. उसका मीनिंग लिखना है आपको. एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ बायर ऑफ हायर परचेज सिस्टम. भाडे खरेदी पद्धतीने खरेदीदाराला होणारे फायदे 100% हर साल आता है. इसको हायर परचेज सिस्टम जरूर पढ़ लेना क्या है, उसका फायदा नुकसान दोनों लिख लेना. नुकसान भी आ सकता है. भाडे खरेदी पद्धती यशस्वीपणे राबविण्यासाठी कोणती बाबी, कौन कौन से थिंग्स को टेकन इनटू अकाउंट सोचा जाता है फॉर द सक्सीड ऑफ हायर परचेज सिस्टम फेल ना हो उसके लिए. आगे बढ़ते हैं. हफ्तेबंदी खरीदी पद्धति मतलब इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है और इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी भलाई अच्छाई बुराई भी बताइए. इनका पशुपालन खाता तैयार करिए. मैं वीडियो आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि आप नोट करें, पॉज भी कर सकते हैं. आगे चलते हैं. दुग्धालय खात्यांचे नावे बाजूस मतलब डेबिट साइड में डेयरी अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे वो आप लिखिए. रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है इस साल भी. डेयरी पोल्ट्री इन सब के बारे में आ सकता है. इसका क्या करना है भाई आपको. लक्ष्मीकांत याचे कृषि खाते. पहला पशुपालन खाते, कृषि खाते तैयार करो. वेरी गुड. 4 क्वेश्चन करने हैं, इसी में दोनों बना दो. वो चेक करेगा पशुधन क्या है, कैसे सेट करना है. अगला है कुक्कुट पालन खाते. वेरी गुड. ये सब जितने पालन खाते, कुक्कुट पालन, डेयरी पालन, सब क्वेश्चन आने ही वाला है ना. पोल्ट्री अकाउंट्स बनाना है आपको. अगला है मत्स्य पालन के लिए डेबिट साइड में कभी क्रेडिट पूछेगा, कभी डेबिट पूछेगा. डेबिट क्रेडिट दोनों तैयार करके जाओ. अगर डेबिट आता है तो क्रेडिट समझ ही जाएंगे आप इसको, लेकिन रटना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं आएगा. इन फार्मिंग बिजनेस विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट. ये लिख दो आप. फार्मिंग बिजनेस में क्या चाहिए. कभी डेयरी अकाउंट्स में पूछ देगा, कभी पोल्ट्री अकाउंट्स में पूछ देगा कि कौन से अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाती हैं. कृषि उद्योगामध्ये हिशोबाची किती पुस्तके ठेवी जातात. उनका नाम भी लिखना है, केवल नाम 3 या 4 या 5 लिख करके भगना नहीं है. दुग्धालयासाठी आवश्यक 5 बाबी लिखो. 5 आइटम्स लिखो कौन कौन से चाहिए डेयरी फार्म्स के लिए, डेयरी बिजनेस के लिए. 5 फीचर्स आप किसी कंपनी के साधारण प्रमंडलाची कोणतीही 5 वैशिष्ट्य लिखा. फीचर्स ऑफ कंपनी लिखो 5. क्वेश्चन नंबर 4 भागाची व्याख्या सांगून भागाची वैशिष्ट्ये. एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स. शेयर्स का डेफिनेशन दो और उसके फीचर्स लिखो आणि डिफिनेशन. सूट देवेली कोणतेही भाग विक्री म्हणजे काय. इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, उस पर डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन करो 5 मार्क में. इंश्योरेंस पे 2 क्वेश्चन मिनिमम है. व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, कभी मरीन इंश्योरेंस, कभी पूछेगा इंश्योरेंस क्या है, उसके टाइप्स बताओ, कभी पूछेगा जनरल इंश्योरेंस क्या है. डिटेल नोट लिखो, मतलब एक्सप्लेन करके 2 लाइन में व्हाट इज़ लिख करके भगना नहीं है. आगे चलते हैं. नोट नफ़ा तोटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करो. किसका, इनका. ना और एक चीज़ क्या है, नफ़ा तोटा अकाउंट किसका तैयार करना है, भारत विवाह कंपनी का. देखता हूँ इसकी हिंदी इंग्लिश में क्या दिया. DANB ऊपर से कैटल अकाउंट दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप. इसका कैटल अकाउंट, इसका फार्म अकाउंट बनाना है. लक्ष्मीकांत का डिटेल्स नीचे दी हुई हैं. यू कैन प्रिपेयर द अकाउंट्स फ्रॉम हियर एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दी गई. यू कैन टेक दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनटू योर अकाउंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, फॉर राइटिंग द क्वेश्चंस इन वेल कंडीशन. एंड देन नेक्स्ट इज कृषि उद्योगाची रोकड़ वहीत. फिर से वही आ गया. कैश बुक ऑफ फार्म बिजनेस में आपको डेबिट साइड में क्या रखना है, कैसे रखेंगे और कैसे इसको सेट करेंगे. हो सके तो एक एग्जांपल भी दे देना. भारत कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस. 2 ऊपर क्वेश्चन था मराठी में, वही यहाँ इंग्लिश में ऐसे लिख करके दे दिए इस बार. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करो. और आगे है विमा मंडल कायद्यानुसार कोणती आवश्यक पुस्तकें ठेवाई जाती. इंश्योरेंस कंपनी लॉ के हिसाब से कौन कौन सी बुक रखनी चाहिए. एक बीमा प्रमंडल कंपनी की जो इंश्योरेंस का काम देख रहा है, ये रहा कॉम 209 का. आगे बढ़ते हैं. 2018 के पेपर पर आते हैं. वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, पॉज करके देखिए आप.
गुंतवणूक खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है उसको लिखो। फॉर्म प्रिपेयर फॉर्म ऑफ आराखडा तैयार करा किसकी, गुंतवणूक खात्याच्या। भाडे खरेदी पद्धतीचे हायर परचेस सिस्टम 100% रहता है, कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कभी मीनिंग पूछेगा, कभी फायदे नुकसान पूछेगा। डेबिट साइड ऑफ फॉर्म अकाउंट लो, पहले क्वेश्चन में पूछ दिया। एनी 10 कभी 5 पूछेगा, कभी 10 पूछेगा, कभी 15 पूछ सकता है, उसके ऊपर है। दुग्धालय खाते तैयार करा माहितीवरून। प्रिपेयर डेयरी अकाउंट और फिर मत्स्य पालन खाते तैयार करा। ओपनिंग स्टॉक दिया, वेज परचेज सब दिया। प्रिपेयर फिशरी अकाउंट, वेरी गुड, 5 मार्क में, लेकिन इसको ध्यान रखना इससे 5 मार्क के क्वेश्चन हैं, इसमें कोई 4 करने हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स मतलब भाग भांडवलाचे प्रकार कोणते, भाग विक्रीच्या, इशू ऑफ शेयर्स विथ एग्जांपल, ये सब क्वेश्चन सब आएंगे। जितने बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको 60-70% क्वेश्चन फंस जाएंगे। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसे कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस क्या है, इस पर क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल पढ़ो बुक में। रोजकीर्द नोंदी क्या मतलब, इसका आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और गिवन थे 3 चीज़ें 4 चीज़ें दी। बैंक खाते तैयार करें, प्रिपेयर बैंक अकाउंट, आवेदन, आवंटन, अंतिम हफ्ता, डिस्क। आगे नफ़ा तोटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसका बनाओ, डिटेल्स दी हुई, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। वेरी गुड, यू आर वेरी लकी। इस बार भी ऐसे 1-2 क्वेश्चंस बड़े भी आएंगे, ध्यान रखना, कभी छोटा समझ के मत भग जाना। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ लायबिलिटी इन्वॉल्व इन, बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या होती, बँकेच्या ताळेबंदात समाविष्ट होणारे देयताची माहिती लिहा, वो है। बँकेत कर्जाची वर्गवारी कशी केली जाते, मतलब हाउ द लोन्स आर क्लासिफाइड इन द बैंक्स, लोन को कैसे बांटते हैं, वर्गवारी कैसे करते हैं कर्जा की। संगणकाची वैशिष्ट्य, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके फायदे नुकसान भी याद रखना। संगणकाची वैशिष्ट्य स्पष्ट करा, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, गुंतवणूक खाते तैयार करा, इसका आपको गुंतवणूक खाता बनाना है, मतलब डिटेल्स आपको दे दिया गया है और आपको इसको देखो मराठी के लिख करके फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हेल्ड, उसका गुंतवणूक खाता तैयार। अगला है क्वेश्चन लास्ट, पारंपरिक हिशेब पत्ती आणि संगणकी, मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइज्ड। लिखो फायदा नुकसान लिखो उसके। टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखो, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, प्रमंडलाचे प्रकार सांगा, भाडे खरेदी पद्धतीचा मर्यादा सांगा, हायर परचेस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो लिख दो। हप्तेबंद खरेदी पद्धतीच्या यशासाठी कोणती खबरदारी घेणे हिताचे ठरले, मतलब सक्सेस ऑफ इंस्टॉलमेंट पर सिस्टम, ऐसा क्या किया जाए, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक कि वो सक्सेस ही रहे, कभी फेल ना हो। हफ्तेबंद खरीदी पद्धति, यार हायर परचेस सिस्टम बहुत आता है, इंस्टॉलेशन परचेस सिस्टम, हायर परचेस सिस्टम बहुत आता है, इसको आप पक्का लिख के जाओ, पढ़ के जाओ, 2-3 बार लिखो ताकि आपको रट जाए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है, ये भी इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम और एक हायर परचेस सिस्टम, देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए 209 कॉम का 3 साल का पेपर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कॉम 222, वाह 2018 का पेपर कॉम 222 हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वालिटी काफ़ी ठीक है। कर्मचारी व्यवस्थापन पर्सोनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताओ, आप लोग लिख लो, कर्मचारी व्यवस्थापन 5 उद्देश्य स्पष्ट करा। अगला है पर्सोनल मैनेजमेंट, मतलब एचआर मैनेजमेंट, फिर से बोल दे रहा हूँ, इट इज़, इसका पुराना नाम पर्सोनल था, अब एचआर हो गया है। लिमिटेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशंस पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। अगला है एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरणाचे फायदे विवेचन करा। व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन, विभागीकरण, एक कंपनी में कई विभाग होते हैं, उसका टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, फायदे नुकसान भी पढ़ लेना। गाइडलाइंस ऑफ जॉब इनरिचमेंट, कार्य समृद्धि, किसी को एक जॉब दिया गया, 2-3 जॉब और दिया गया, उसी को जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 2, राइट 5 सजेशंस टू डिजाइन एवरेज जॉब, किसी का एवरेज जॉब कैसे किया जाए, छोटे मोटे जॉब जो किसी एक सिंपल आदमी को दिया गया, वही आदमी किसी विशेष आदमी को दे दिया जाए जो काम करने में इंटरेस्ट है, उसी को कहते हैं जॉब इनरिचमेंट। समृद्ध कार्याची रचना करण्यासाठी 5 सूचना बुक में दिया गया है। कार्य विश्लेषणाचे फायदे लिहा, जॉब एनालिसिस के फायदे, जब तक जॉब एनालिसिस नहीं होगा तब तक उसकी प्रोडक्टिविटी और उसके लाभ, उसके फायदे आपको नहीं पता चलेंगे। कार्य विश्लेषणाची प्रक्रिया विवेचन करा, जॉब एनालिसिस का प्रोसेस लिखो, कैसे जॉब एनालिसिस किया जाता है। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन का फीचर लिखो, कार्य वर्णनाची वैशिष्ट्य सांगा, 5-5 मार्क का रहेगा, 7-8 लिख देना, कम से कम 9-10 बना देना, 8 से कम मत करना। जॉब एनालिसिस के स्टेजेस क्या हैं, इसमें स्टेप्स दिए गए, स्टेप 1, 2, 3, उसके अंदर थोड़ा डिटेल लिख देना, पढ़ लेना, बुक में दिया गया, ना समझे तो कमेंट करना। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन स्किल इन्वेंट्री एंड मैन पावर इन्वेंट्री, स्किल मतलब कौशल्य संग्रह, देखो यहाँ उल्टा दे दिया, इधर का इधर दिया, म्युनिसिपल का मैन पावर इन्वेंट्री दिया, उसके बारे में फर्क स्पष्ट करा। मनुष्य बळाच्या गरजेच्या प्रभावित करना है, अंतर्घटक, मैन पावर नीड को कौन कौन से इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है, अंतर्घटक
सांगा, अंतर्गत घटक स्पष्ट करा. भरतीचे बहिर्गत स्रोत, एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन सी, हायरिंग एजेंसी हो गई, ये सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. अगला है निवड प्रक्रियेचे, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स बताओ, रिक्रूटमेंट से लेकर एडवर्टाइज देने से, इंटरव्यू लेने से, वो सब करने तक लिख दो आप लोग. परिचय सत्राचे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों जरूरी है वो लिखो. खालीलपैकी कोणतेही 4 उपप्रश्न सोडवा. प्रशिक्षणाचे विविध प्रकार स्पष्ट करा. एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बहुत ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सब दिया गया. प्रशिक्षणाचे फायदे विवेचन करा. एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग लिखो. यही सब क्वेश्चन आएंगे. ट्रेनिंग पर 3-4 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. अगला एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन. जॉब इवोल्यूशन पर 3-4 क्वेश्चन बनेंगे. कार्य मूल्य मापनाच्या विविध पद्धती स्पष्ट करा. अगला है मूल्यांकनाच्या कार्यात येणाऱ्या विविध समस्या. किसी का इवोल्यूशन, किसी एम्प्लॉय का इवोल्यूशन करते समय कौन कौन समस्या आपके सामने आती है वो लिखो. कार्य सिद्धि मूल्य मापनाची प्रक्रिया स्पष्ट करा. परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, उसके लिए जब कंपनी में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है साल भर के बाद 6 महीने के बाद, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं वो लिखो. ये रहा 2018 का. आगे आते हैं 2017 का पेपर देख करके पेपर आपका पूरा हो जाएगा. मैं अपलोड कर लूँगा, डाउनलोड करके आप लोग इसको देखते रहिए, साल भर आनंद करिए. और यह इसी साल के लिए नहीं, कई सालों के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे ही बना रहेगा जब तक पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा. मानवीय संसाधन व्यवस्थापना 4 सांगून त्याची वैशिष्ट्य लिखा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया ना, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. मानवीय संसाधन विकासाच्या गृहीत अजम्पशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या क्या है, गृहीत गोष्टी विशद करा. क्या क्या अजम्पशंस लेते हैं इस डिपार्टमेंट. कर्मचारी व्यवस्थापन फायदे थोड़क्यात विशद लिखो. पर्सनल मैनेजमेंट के बेनिफिट्स लिखो. उसके पहले ब्रीफ में बताओ क्या होता है पर्सनल मैनेजमेंट या एचआर मैनेजमेंट. अगला है डिस्क्राइब द बीथ डायरेक्टिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डायरेक्टिव फंक्शंस क्या है, मतलब संचालनात्मक कार्य कौन कौन से हैं वो लिखो. संघटन संकल्पनेतील घटकांचे वर्णन कला, म्हणजे फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट. ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो लिखो. क्वेश्चन 2 नियंत्रण चिन्ह म्हणजे काय, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इसको कौन कौन कंट्रोल करता है और कौन सी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं, त्याला प्रभावित करणारे घटक कोणते. रेखा संघटन म्हणजे काय, ये होता है व्हाट आर द लाइन ऑर्गेनाइजेशन. एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक लाइन ये होता है, उसको लिखो. और स्टेट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लोग लिखिए. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टेक्निक्स ऑफ जॉब एनरिचमेंट के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं. इस बार देखो कितने आते हैं. जॉब एनरिचमेंट की टेक्निक्स क्या है उसको लिखो. और जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या, प्रोसेस टेक्निक्स स्टेप्स सब पूछेगा. कार्य विश्लेषण प्रक्रिया केवल पढ़ लो. जॉब एनालिसिस, जॉब एनरिचमेंट और यूजेज ऑफ जॉब. 100% ही क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, जॉब एनालिसिस और जॉब एनरिचमेंट. लास्ट पेज. कार्य विश्लेषण आणि कार्य मूल्यांकन. जॉब एनालिसिस जॉब इवोल्यूशन पे अंतर भी पूछ सकते हैं. जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब क्लैरिटी या जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है इसको पूछ लो. व्हाट आइटम्स आर इन्क्लूडेड इन जॉब स्पेसिफिकेशन. कार्य स्पष्टता किंवा कार्य नेमकेकरण म्हणजे काय, कार्य नेमकेकरणाच्या माहिती समाविष्ट व्हावी कोणत्या. मनुष्यबळ नियोजनाची, मैन पावर प्लानिंग कैसे करेंगे और मनुष्यबळ नियोजन आवश्यकता, उसकी नीड है क्या, ज़रूरत है क्या इसकी, ते लिखून घ्या. मनुष्यबळ नियोजना, ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर मैनेजमेंट पे मैन पावर प्लानिंग पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं. प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग लिखो. मनुष्यबळ नियोजनाची प्रक्रिया थोडक्यात स्पष्ट करा. कर्मचारी भरती धोरणावर देखो, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय सिलेक्शन पे कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे. एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट पॉलिसी, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, रेफरेंस एजेंसी, ये सब क्वेश्चन आते हैं. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट पॉलिसी. कभी कभी बंदा बहुत अच्छा है रिसोर्स, लेकिन हम उसको नहीं ले सकते क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं है, तो कैसे करती सब समस्याएं. कर्मचारी भरतीचे अंतर्गत स्रोत स्पष्ट करा. इंटरनल सोर्सेस मैं बताना, एक्सटर्नल इंटरनल एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट में क्या क्या है वो बताइए. अगला क्वेश्चन है कर्मचारी निवड प्रक्रियेचे विविध टप्पे, वेरियस स्टेप्स एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या क्या होते हैं वो स्पष्ट करो आप. आगे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन, कर्मचारी निवड प्रक्रियेचे महत्व आपको बताना है. थोडक्यात शब्द विशद करा, स्पष्ट करा. इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस, क्यों एम्प्लॉय सिलेक्शन जरूरी, क्यों डायरेक्ट आदमी को नहीं भर्ती किया जाता है वो लिखो. व्हाट इज इंडक्शन, परिचय सत्र, जो कंपनी में आते हैं लोग तो पहली बार जब उनको बुलाया जाता है वो क्या है वो लिखो. ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत क्या है. कर्मचारी भरतीच्या बहिर्गत स्वतःचे फायदे, बाहर से एम्प्लॉय लेने का क्या क्या फ़ायदा होता है वो लिखो. मित्रों आप इस वीडियो को देखिए, दिखाइए लोगों को, फॉरवर्ड करिए. बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम.